भारत के युवा इसलिए खुश हो रहे हैं कि रिहाना ने कभी स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक गरीब देश है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो रिहाना का स्टेटमेंट गलत नहीं था। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं, मास कॉम के छात्र हैं। क्योंकि हमें खराब लगा कि हमारे देश को गरीब कहा, लेकिन एक बात है कि कभी कभी भावनाओं से बाहर आना चाहिए। देश प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी अगर उसने कहा भी अगर गरीब देश, तो हमें कम से कम फैक्ट चेक करना चाहिए था। मैंने भी फैक्ट चेक किया और ये इंटरनेट से मैंने निकाला। इसमें लिखा है कि भारत की बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107 नंबर पे है। हरियाणा कोई गलत नहीं है भैया। आप भले ठीक है वो विदेश की लड़की है, आप उसका मजाक उड़ा लें, आप उसकी आलोचना कर लें, आप उसकी ट्रोल कर लें, आप उसको एक स्त्री होने के नाते और भद्दी भद्दी बात कहने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उसने कहा है कि भारत एक गरीब देश है, ठीक है भारत में अमीर लोग रहते हैं, नो डाउट, बहुत अमीर लोग रहते हैं, अंबानी अडानी जैसे दुनिया में मशहूर लोग रहते हैं। लेकिन जेनविन में अगर बड़ी आबादी गरीब है भारत की, उसने बड़ी आबादी की बात कही, अंबानी अडानी की बात नहीं कही है। और अंबानी अडानी की बात क्यों करेगी भाई? उन लोग तो सफल लोग हैं, वे सक्सेसफुल लोग हैं। इंसान वही जो गरीबों की बात करता है। तो भारत बड़ी आबादी गरीब है और ये आपका इंडेक्स कहता है। इसको मैं आगे और भी दिखाना चाहूँगा। इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत के सामने 18 जनवरी 2022 को जब भारत सरकार की ओर से और हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उस समय थे के वेणुगोपाल ने कहा था कि भारत में एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुआ। चूँकि सरकार के आंकड़े हमेशा फर्जी होते हैं, आप भी जानते हैं। उसी समय जो बहुत सारे लोगों ने अपना ग्राउंड रिपोर्ट देना शुरू किया, तो उसमें एक जो चीज़ें सामने उभर कर आई वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। और जब हम लोग झारखंड को पाया गया तो झारखंड दूसरे पायदान पर था, मैंने भूख से मृत्यु के मामले में। और हमने क्या और कहा कि भाई आज वो अपने इस बात का खुशी है कि आपने उसे नचवा दिया, लेकिन आपने उसे नचाने में कितना खर्च किया आपका आइडिया है? 74 करोड़ खर्च किया। देखिए ये चीज़ें आप ठीक है, आपके देश के प्रति उसने अगर ऐसा शब्द कहा, आपने आलोचना की, लेकिन थोड़ा सा आपको यथार्थ में सोचना होगा। आपने कितना खर्च किया? 74 करोड़। मैं आपको 2020 का आंकड़ा दूंगा, ये आज तक का आंकड़ा है। 2020 में भारत देश में 81.11 यानी मान के चलते 81 लाख लोगों की मौत हुई थी, मतलब इलाज के दरमियान। उसमें से 36 लाख, 36.5 लाख लोग मतलब इलाज सही से और समय पे नहीं मिलने के कारण। देखिए चोट किसी को लगता है, किसी का माथा में लगा तो चलिए उसका नो चांस है कि मर जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग जिनको बचाया जा सकता था और उसमें 36 लाख लोग हैं। 36 लाख का आंकड़ा श्रीमान मायने रखता है। लेकिन आज देखिए आप लोग यूट्यूबर वाले पत्रकार हैं, लेकिन कितना गंभीर सवाल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देश की एक जो काबिल मीडिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो गाय गोबर गुड़ और इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और धर्म पे चर्चा करके डिबेट करती है। बताइए आप लोग अभी सीखने वाले लर्नर पत्रकार हैं, अभी आप लोग यूट्यूबर पत्रकार हैं, और हम लोग देखिए आज रात के 12 बजे हम लोग कितना गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। एक साधारण सा लड़का जयराम महतो कितना गंभीर विषय खोल के बैठा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप बंटवा रखते हैं, आप थकते नहीं है, और जैसे ही एक सवाल होता है नहीं नहीं हमारा रिश्ता रहने दीजिएगा, एक गिलास पानी मिलेगा, उठ के निकल जाते हैं। तो ठीक है आपने रिहाना की आलोचना की, लेकिन आप उन्होंने 74 करोड़ आपका देश कैसे लेके गया अभी गरीब देश से, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ आंकड़े 2020 के हैं, 36 लाख लोग मर जाते हैं इलाज नहीं हो पाने के कारण, और ये सम्मानित सर्वे है, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है। आपके सामने हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए, इसलिए हम देख कर बात करना चाहते हैं। आप तो बस खुश हो गए कि रिहाना आके नाच गई, 74 करोड़ खर्च हुआ। मुझे अंबानी से आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे भारत की उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपत्ति है कि एक व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो सकता है कि इंसान को खरीद ले, और एक व्यक्ति इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। ये भगत सिंह का भारत नहीं है। आपको तकलीफ होगा, होने दीजिए, आपको तकलीफ होता है होने दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर आप सच में भगत सिंह को मानते हैं, आप युवा हैं, आप पत्रकार हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन उससे पहले आप भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तो आपको भगत सिंह का वो कथन याद रखना होगा कि कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि दूसरे इंसान को खरीद सके, और कोई इंसान इतना गरीब ना हो कि अपने आप को उसे बेचना पड़े। आज तो भारत में दोनों चीज़ हो रहा है, कोई किसी को खरीद भी रहा है और कोई अपने आप को बेच भी रहा है। देखिए एक्चुअली है ना, ये वही लोग ये मैंने मोदी जी से खुश हैं जिनका कभी उस स्थिति से सामना नहीं हुआ। देखिए मैं मोदी का भी कभी आलोचना नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूँगा, ना मैं हेमंत सोरेन जी की आलोचना करता हूँ, ना कभी करूँगा। मैं उनकी नीतियों की बात करता हूँ। मैं पहली बात तो प्रार्थना करता हूँ किसी परिवार के साथ ऐसी घटना ना घटे जो भक्त बन के बैठे हैं सरकारों के, जो आज एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, जहां हेल्थ पे बात होनी चाहिए थी, और आज आप खुश हैं इंडिया पाकिस्तान के नाम पर। मैं पहले प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार में ऐसा घटना ना घटे। आज देखिए, आज जो लोग एक्चुअली जो लोग अंबानी जी के स्टेज पर
खान ब्रदर्स को नाचते हुए देखेंगे, वहाँ भारत की तस्वीर नहीं होती है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक स्टेज पे नाचे, आपने भारत को वहाँ देखा। जी नहीं, अगर आपको भारत को देखना है तो आप चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल पर, धक्के खा रहे लोगों से मिलिए, जमीन पर अपना बिस्तर लगाए हुए लोगों से मिलिए। आप चले जाइए किसी कोर्ट कचहरी में, दिन भर परेशान लोगों से मिलिए। आपको अगर वास्तव में असल भारत को जानना है तो वहाँ जाइए जहाँ बहुसंख्यक लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहाँ जाइएगा तो भारत सुहाना दिखेगा। वो भारत की असली तस्वीर नहीं है श्रीमान। भारत की असली तस्वीर देखना है तो आपको ऐसे जगहों पर जाना होगा जहाँ असली भारत रहता हो। अब चले जाइए किसी अस्पताल में, चले जाइए जो सरकारी है, आज आपको पता चलेगा। अभी तो चाची में आज घटना घटा, जो लोग भारत को देखते हैं अडानी परिवार में, जो लोग भारत को देखते हैं अंबानी के बेटे की शादी में, जो लोग भारत को देखते हैं करीना कपूर का बच्चा होगा, विराट कोहली का बेटा का नाम क्या होगा, उनको जाके देखना चाहिए। आज तो चाची में एक एक्सीडेंट होता है, उस परिवार की कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आज क्या होगा उस परिवार की स्थिति, वहाँ भारत दिखता है कि अगर वो परिवार का शख्स चला गया तो वह स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, वो अपने आप को बैकफुट पर जो फील कर रहा है वो फ्रंट पे कैसे आएगा, वहाँ भारत को देखना चाहिए। ऐसी अनगिनत घटनाएं घटती है, तो इसीलिए हमें नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। अगर जयराम महतो जैसे युवा, मैं अपने आप को, मैंने कभी नहीं कहा कि शरीर, मैं एक विचार के रूप में अपनी बात करता हूँ, जब हमारे जैसे विचार रखने वाले युवा सदन में जाएंगे और सदन पर गंभीर चीज़ों पर चर्चा होगा तो मुझे लगता है भारत बदलेगा। आज आपने बिल्कुल, आज लगभग हमारे फेसबुक या जितने फ्रेंड थे वो तो बड़ा मजा ले रहे थे कि 74 करोड़ में रिहाना को नचा दिया, लेकिन उनको आंकड़ा देखना चाहिए इस देश में 2020 में 36 लाख लोग इलाज ना होने के कारण मर गए। इसलिए इतनी पैसों की बर्बादी पे जश्न मनाने जैसा माहौल नहीं है। सोचने विषय है कि भारत, इतना अंतर कैसे हुआ भारत की व्यवस्था में, कि कोई इतना अमीर और कोई इतना गरीब, ये अंतर कैसे हुआ, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कैसा हमने प्रजातांत्रिक भारत बनाया है, इस पर सवाल होना चाहिए था। डिबेट इन सब मुद्दों पर होना चाहिए था। लेकिन आज देखिए, आज आप जो लर्नर पत्रकार हैं, जो एक छोटे गांव कस्बे से आने वाले पत्रकार हैं, वो इतने गंभीर विषय से हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन ये विषय ना आज तक में होना चाहिए था, ये ललन टॉप में होना चाहिए था, ये जो जी न्यूज़ पे होना चाहिए था, ये इंडिया टीवी पे होना चाहिए था, ये एनडीटीवी पे होना चाहिए था। ये देश के तमाम प्रतिष्ठित चैनलों में इस प्रकार के डिबेट्स होने चाहिए थे, चर्चा परिचर्चा होना चाहिए था। लेकिन वहाँ गंभीर विषयों पर बात नहीं होती है। वहाँ एक मौलवी जी बैठते हैं, एक पंडित जी बैठते हैं और बस तू में का खेल शुरू हो जाता है और जनता को बरगलाने का काम किया जाता है। फिर कभी इंडिया पाकिस्तान होता है, फिर कभी हिंदू मुसलमान होता है, और ये तमाम आंकड़े जिन पर भारत को बात करना चाहिए था कि भारत कहाँ है हंगर इंडेक्स में, भारत कहाँ है हेल्थ इंडेक्स में, भारत कहाँ है करप्शन इंडेक्स में, भारत कहाँ है एम्प्लॉयमेंट के इंडेक्स में, इस पर कोई बात नहीं कर पाता है। ये मेरे भारत की तस्वीर है, और असली भारत फिर कहेंगे अंबानी जी के बेटे की जी के जो बेटा का जो शादी हुआ, वहाँ जो तीनों खान थिरके, वो असल भारत नहीं है मेरे भाई। असल भारत है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, किसी ऐसे जगह पर चले जाओ जहाँ लोग अपने जीवन को लेकर संघर्ष करते हुए दिखेंगे, वहाँ असल भारत दिखता है। नहीं लगता आपको कि बड़े बड़े देश के चैनल को तवज्जो ना देकर अभी आपके साथ जो मौजूद हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज आप इतना आगे बढ़े हैं? बिल्कुल, इसीलिए मैं उन्हीं को इंटरव्यू दे रहा हूँ। आज रात के 12 बजे मैं उनको इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मानना है कि ये नौजवान है, इनमें अभी निडरता है, इनमें अभी लोभ नहीं है, ये अच्छा करते हैं। बिल्कुल, अभी तो जो कार्य पत्रकारिता को करना चाहिए था वो यूट्यूबर्स लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आज तवज्जो दिया है, और हमेशा मैंने तवज्जो दिया है, और आगे भी हमारा सम्मान रहेगा। पत्रकारिता का हमने हमेशा सम्मान किया है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। हमें भी मालूम है कि जब न्याय का रास्ता चारों तरफ से बंद हो जाता है तो पत्रकारिता एक विकल्प बचता है। तो इसलिए आज पत्रकारिता मजबूत होनी चाहिए देश में। और मेरा भी मानना है कि देखिए, पत्रकारिता, कवि, ये जो होता है ना, इनको विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए और हमेशा सरकार की नीतियों को उजागर करना चाहिए, उनके सामने मैनिफेस्टो की चर्चा करनी चाहिए। एक काम पूरा होता है तो दूसरे काम पर चर्चा करना चाहिए था। लेकिन आज देखिए हमारा भारत कहाँ है। हम इसलिए खुश हैं कि रेहाना आके डांस कर गई, गरीब बोल रही थी, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि 74 करोड़ रुपए लेके चली गई, जहाँ 36 लाख लोग बीमारी में, इलाज के अभाव में मर जाते हैं। जयराम जी, जिस तरह से आप गंभीर मुद्दों को उठाते रहे हैं, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे, और अभी आप देखेंगे अभी एक वर्तमान में आया है विधवा विवाह को लेकर के योजना चला रही है सरकार, उसको बड़े बड़े मीडिया जगह दे रही है, और आप झारखंड के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं पर मीडिया आपको जगह नहीं दे रही। इसका कारण क्या है कि आप राजनीतिक हाइजैक करने वाले हैं, इसके डर से? देखिए, इसका प्रेशर है क्या? कारण यह है कि देखिए, हम लोग आइडियोलॉजी वाले हैं, हमारी आइडियोलॉजी सामने बाकी नेता नहीं टिक पाएंगे, बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। कहाँ से टिकेंगे? 50,000 करोड़ की संपत्ति रखिएगा और हमारी आइडियोलॉजी सामने टिक पाइएगा? कभी नहीं टिकिएगा। तो ये लोग जानते हैं कि इस लड़के को प्लेटफॉर्म मिलता है तो दूर का लंबी रेस का घोड़ा है,
और स्वाभाविक ईर्ष्या होना स्वाभाविक, राजनीति में स्वाभाविक है। तो हम लोगों को मौका ना मिलने का कारण यही है कि उन्हें लगता है कि जब इन्हें मौका मिलेगा ये बहुत ज़बरदस्त बूस्टअप कर जाएंगे। तो खैर वो क्या कहते हैं ना, सूरज को काले बादल कितने दिन ढक के रखेंगे, इंतजार हम भी करते हैं। सूरज एक दिन निकलेगा, उन काले बादलों को चीर कर अपनी उजाला फैलाएगा ही फैलाएगा। और नेशनल मीडिया ना सही, आप ही मीडिया हैं। आपके माध्यम से झारखंड के गांव तक, कस्बों तक हमारी आवाज़ जा रही है, ये बड़ी बात है। अब राजनीति के महाकुंभ में कूद भी चुके हैं, बड़े बड़े और भी पार्टियां हैं जो प्रचार जोरों से कर रही है। आपको सहयोग किस प्रकार से मिला है, आपका फंडिंग कहाँ से हो रहा है? देखिए हमारा फंडिंग जनता है, मैंने आपको हिसाब दिया था, मान के चलिए, मान लेते हैं 1 लाख लोग ही हमें वोट देंगे। गिरिडीह लोकसभा में 18 लाख के आसपास वोटर हैं और 1 लाख लोग ही हमें वोट दें, मानते हैं, हालांकि ज़्यादा जाएगा और जीतने का भी चांसेस हम लोग का बहुत अच्छा है, हमको लगता है जीतेंगे गिरिडीह लोकसभा। तो 1 लाख लोग अगर हमें वोट देने के साथ साथ अगर 100 रुपये देते हैं तो सीधा 1 करोड़ हो जाएगा। अगर वो 1000 रुपये देते हैं तो 10 करोड़ हो जाएगा। सुनो, 10 करोड़ रुपये महीने है भैया, बिल्कुल। जिस प्रकार से आप बीजेपी की आलोचना करता है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के पास में कुछ वैसा मुद्दा बचा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मुद्दा बहुत है लेकिन वो लड़ नहीं पाएगी क्योंकि वो कॉर्पोरेट से घिरी हुई है। आज उसी का प्रमाण है कि एक अडानी को खुश करने के लिए हंसदेव जंगल कटवाना पड़ा। जिस प्रकार से अगर संविधान के अनुसार हम देखें कि आप लोगों का भाषा संघर्ष समिति बाहरी विधायक या बाहरी लोकसभा संसद का आलोचना की है, लेकिन अगर संविधान की हम बात करें तो संविधान में वो भारत निवासी है, अलग लोकसभा क्षेत्र से भी लड़ सकता है। बिल्कुल, भारत देश के, हमने वो कभी नहीं कहा कि वो ना लड़े, हमने ये कहा कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। वही लोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ते हैं, नहीं, लेकिन अगर वही लोग तमिलनाडु में अभी बीजेपी चुनाव में नहीं देखिए लड़ते तो बिहार के अभी दक्षिणी दिल्ली में आसनसोल का अगर लोकसभा की बात करी जाए तो वहाँ पे बिहार के देखिए, हैं। बंगाल में उनका प्रभुत्व नहीं है। आसनसोल, किस आसनसोल की आप बात करें, दिल्ली की? कोलकाता, बंगाल के आसनसोल की बात कर रहे हैं तो लोकसभा पश्चिमी दिल्ली में भी है। देखिए, दिल्ली पहला बात तो केंद्र शासित राज्य है, वो पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए आज वो क्या है कि मतलब दिल्ली का भी अपनी निजी आइडेंटिटी अब नहीं रही, इसलिए यूपी बिहार वाले लोग जाके वहाँ डोमिनेट कर जाते हैं। लेकिन जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल